हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। राम कुमार बिहार जी की किताब से जो है हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और ये किताब जो है आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम देते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास उसमें आता है, तो ये पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पुस्तक से लाइन टू लाइन क्वेश्चन अभी जो है सीजीपीएससी लगातार पूछ रही है। साथ ही जो सीजी व्यापम के भी क्वेश्चन आप उठा कर देख लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है। इसके पहले आप जो है अन्य क्लास को नहीं देखे हैं, क्लास 1 क्लास 2 को, तो जाकर उसको अवश्य देखिए। साथ ही आप मेरा जो है छत्तीसगढ़ का जो भूगोल डॉक्टर एलिन वर्मा की किताब से चल रहा है उसको अवश्य देखिए। पूरा 8 पार्ट का वीडियो मैं उसमें अपलोड कर चुका हूँ अभी तक, तो उसको देखिए। ठीक है, बहुत जल्द जो है आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद जो है हम जनजाति का सीरीज जो है चालू करेंगे। जनजाति में आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, ऐसे फैक्ट मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, साथ ही लोक कला संस्कृति को भी बहुत अच्छे से हम डीपली अध्ययन करेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है अब व्यापम के एग्जाम में, चाहे पीएससी के एग्जाम हो, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कितना कल आबकारी आरक्षक का रिजल्ट आया। ठीक है, 91 मार्क्स का आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कंपटीशन आप जानते हैं किस लेवल का। अगर आप एक एक छोटे छोटे पॉइंट में भी मिस्टेक करते हैं तो आप मान के चलिए आप कंपटीशन से बाहर है। ठीक है, तो आप हर एक ऐसा सब्जेक्ट जो कम मार्क्स का भी है उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा इंग्लिश वीक है, या मेरा छत्तीसगढ़ वीक है, या मेरा इंडियन वाला पोर्शन वीक है, तो उसको छोड़ देता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी सडनली चेंज हो सकता है। व्यापम का पैटर्न जो है चेंज होते रहता है। व्यापम कभी एकदम जो है टफ क्वेश्चन ला देता है, कभी बहुत इजी क्वेश्चन ला देता है। आप कार्य आरक्षक को देख लीजिए, बहुत इजी था। उसके पहले हॉस्टल वाजन को देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल जो है कूट में पूरा दे दिया था, तो समय ज़्यादा लगता है। तो आप इसको समझिएगा। ठीक है, बहुत जल्द मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ अमीन पटवारी के लिए। ठीक है, तो अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज आप देखिएगा। व्यापम का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि खुद मैं उस एग्जाम को, सब एग्जाम को देते रहता हूँ, तो मुझे अनुभव है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है। ठीक है, क्योंकि मैं अपना स्तर जांचने के लिए जो है एग्ज़ाम देते रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ वो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है, तो मैं उस एरिया को कवर करता हूँ, ताकि मेरे को समझ आए कि भाई मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ वहाँ के क्वेश्चन मेरे से पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो मेरा उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो हमेशा मेरा रैंक जो है 3 डिजिट में ही रहता है। ठीक है, तो इस बार भी आरक्षक में भी वही हुआ मेरा रैंक। ठीक है, तो आप जो है लगातार आप बने रहें। ठीक, और आप जो है अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि मैं जो है आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके लिए एनालिसिस करके ला रहा हूँ। बस आप वीडियो देखिए, पीडीएफ लीजिए टेलीग्राम से, और उसको नोट करते जाइए, क्योंकि आपके पास समय है। आप जो है पढ़ाई कीजिए, बाकी काम मैं करूँ। बस आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक करना है वीडियो को, और शेयर करना है। इसके अलावा आप जो है बस आप मोबाइल उठाइए, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। नहीं समझ आता है, पीडीएफ उठाइए, इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम में डालता हूँ उस पीडीएफ को देखिए। नोट्स अपना कॉपी में लिखना वहाँ लिखिए, 1 से 2 बार उसी दिन रिविजन कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, तो आप मान के चलिए कंपटीशन से 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो है आप दूर होते जाते हैं। ठीक है, अमीन पटवारी का बहुत जल्द मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। आपको 7-8 टेस्ट पेपर मिलेगा, लेकिन वो ऐसा टेस्ट पेपर रहेगा जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन जो है बना देगा, बहुत बेहतर बना देगा। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो आप उस टेस्ट सीरीज के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं लॉन्च करूँगा तो बहुत जल्द वो लॉन्च होगा, टेलीग्राम में इसकी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करते हैं कि सर आप टेस्ट सीरीज लाइए करके, तभी मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर बहुत सारे कोचिंग के वीडियो में देखता हूँ कि सर पहले वीडियो बनाते हैं, तो मैं पूरा क्लास को फ्री में वीडियो बना रहा हूँ, है ना। कोई मेरा ऐप नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप तक जो है जानकारी मैं पहुँचाऊँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज लॉन्च करूँगा तो, लेकिन उस टेस्ट सीरीज को लॉन्च करूँगा तो उसका जो है फीस होगा, क्योंकि फ्री में टेस्ट सीरीज का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं टेस्ट सीरीज फ्री में ला भी दूंगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। लोग उसको ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो फ्री में पढ़ा रहा है, या फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहा है, तो यहाँ से क्या ही बनेगा, या क्या ही हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल जो है फ्री का वैल्यू नहीं होता। ठीक है, अगर इसी चीज़ का मैं चार्जेस करता, या यूट्यूब में जो वीडियो बना रहा हूँ उसका ही चार्जेस करूँगा, तो लोग जो है उसको आके ज़्यादा प्रीफर करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा समय व्यक्त नहीं करते हैं, और अपना जो है ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास देखते हैं क्या कुछ पढ़ना है इसमें।
तो आज हम जो है सरबपुरी राजवंश को पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है हम सरबपुरी राजवंश को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सरबपुरी राजवंश स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो प्राचीन काल में दक्षिण कोसल कहलाता था, ठीक है, प्राचीन काल में क्या कहते थे, दक्षिण कोसल कहलाता था। भारतीय इतिहास से संबंध लगता है। ठीक है, हमारा जो दक्षिण कोसल है इसका भारतीय इतिहास से संबंध आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल का संबंध आपको देखने को मिलता है, अयोध्या वाला क्षेत्र। ठीक है, लगभग 11 दशकों तक इस क्षेत्र में शासन करने वाले सरबपुर के राजाओं या कहें सरबपुरी वंश यहाँ के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन 11 दशकों में 8 शासकों ने जो है शासन किया। तो सरबपुरी वंश में कितने शासक हुए? 8 शासक हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में जो है शासन किया है। सरबपुर से इनके अधिकांश ताम्रपत्र जारी किए गए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी राजधानी सरबपुर थी। सरबपुर की लेकिन पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इतिहासकार रायपुर या बिलासपुर क्षेत्र में इसको खोज में लगे हुए हैं। मुख्य रूप से सिरपुर के आसपास तथा मल्हार का दावा जो है सामने आता है। ठीक है, कहने का मतलब है जो सरबपुर है इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं मालूम अभी तक। कई इतिहासकार इसको सिरपुर के आसपास, सिरपुर आरंग वाले क्षेत्र के बीच में समझते हैं, कई लोग जो है मल्हार को समझते हैं। ठीक है, सरब वंश का संस्थापक सरबराज को माना जाता है और इन्हीं के नाम पर जो है राजधानी बना था सरबपुर। तो सरब वंश का संस्थापक सरबराज को माना जाता है। ताम्रपत्रों में इससे ही वंश क्रम का प्रारंभ होना बतलाया गया है। सरबपुरी शासकों का सही काल निर्धारण न होने का मुख्य कारण इन शासकों द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्र में किसी भी ताम्रपत्र में या तिथि, सन या संवत का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, जितना भी ताम्रपत्र जारी किया गया है किसी में जो है संवत का प्रयोग है, न ही सन का प्रयोग है, न ही किसी तिथि का प्रयोग है, न है ना, तो कोई भी उल्लेख नहीं है। ये केवल जब ताम्रपत्र जारी किए हैं तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि शासन वर्ष के तीसरे, है ना, शासन के तीसरे वर्ष, शासन के चौथे वर्ष, शासन के 5वें वर्ष, लेकिन कब से ये शासन कर रहा है, किस तिथि को ये जारी किया, ये नहीं लिखा है कहीं भी। तो शासन ने अपने शासन के तीसरे वर्ष, 20वें वर्ष, इसी प्रकार के वर्षों में ताम्रपत्र जारी करना दर्ज करवाया है। इन शासकों ने अपना नया संवत जारी नहीं किया। गुप्त संवत का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि इतिहासकार इनको गुप्तों के अधीन न मान ले। ये अपनी स्वतंत्र स्थिति को दर्शाना चाहते थे। ठीक है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, ऐसा जो है इतिहासकार कहते हैं। सरबपुर सरब राजवंश की राजधानी है ना, इसकी जो राजधानी अभी तक अज्ञात है। ठीक है, लेकिन सरबपुर से ये शासन करते थे। कितने यहाँ के जो शासक है 8 शासक हुए, 11 सालों तक, 11 दशकों तक, है ना, 11 दशकों तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, ताम्रपत्र की बात करते हैं। ताम्रपत्र में राजवंश की जानकारी मिलती है। सरब राज्य ने वंश क्रम की शुरुआत की। ठीक है, गुप्त संबंध, तो गुप्तों से मधुर संबंध ये बनाए रखे। प्रशासनिक संरचना की बात करें तो ग्राम, भोग, आहार प्रशासनिक इसकी इकाइयाँ थी। चलिए, सरबपुरी शासकों की विशेषता यह था कि ये यही की स्थानीय थे। ठीक है, सरबपुरी जो राजवंश है यही के लोकल थे, स्थानीय थे। पहले वाकाटक नरेशों के विश्वास पात्र बनकर सामंत राजा के रूप में ये कार्य किए। फिर वाकाटक परिसर में जब पारिवारिक झगड़ा, है ना, जब वाकाटक परिवार में जब पारिवारिक झगड़ा होने लगा तो उसी का लाभ उठाकर ये स्वतंत्र जो है राज्य स्थापित कर लिए। मतलब ये जब वाकाटकों का जब शासन चलता था छत्तीसगढ़ में, उसी समय जो है ये उनके सामंत राजा बनकर जो है शासन करते थे। लेकिन जैसे ही वाकाटक परिवार में मतभेद उत्पन्न हुआ तो उसी मतभेद का ये फायदा उठाया और फायदा उठाकर जो अपने आप को ये जो है स्वतंत्र कर लिए। गुप्तों के साथ ये मधुर संबंध बना के रखे, क्योंकि जो समुद्रगुप्त है वो महेंद्रगुप्त को क्या किए थे, पराजित किए हुए थे। और पराजित करने के बाद, ठीक है, जो महेंद्रगुप्त का साम्राज्य है उसको समुद्रगुप्त ने वापस दे दिया था। ठीक है, इसीलिए दे दिया क्योंकि इसका जो संबंध है, मतलब जो सरबपुरियों का जो संबंध है गुप्तों के साथ अच्छा था, इसीलिए समुद्रगुप्त ने जो है महेंद्र को उसका साम्राज्य पुनः वापस लौटा दिया। ठीक है, महेंद्र किस वंश का था, इस पर श्री शास्त्री निर्णय की स्थिति बतलाते हैं, जबकि डॉक्टर श्याम कुमार पांडे महेंद्र को सरबपुरी शासक बताते हैं और संस्थापक राजा सरबराज का पुत्र और नरेंद्र का भाई बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महेंद्र को क्या बताया गया है, सरबराज का पुत्र, और उसका भाई कौन, नरेंद्र, नरेंद्र का भाई बताया है। ठीक है, डॉक्टर पी.एन. मिश्रा महेंद्र को नल वंश का मानते हैं। ठीक है, तो महेंद्र को लेकर अभी भी मतभेद है कि ये किस वंश से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी कहते हैं कि भाई ये सरबपुरी है और सरबराज का पुत्र है, नरेंद्र का भाई है। लेकिन जो पी.एन. मिश्रा जी है वो कहते हैं कि ये नल वंश का शासक है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो दो अलग अलग मतभेद है महेंद्र को लेकर। सरबराज ने अवसर का लाभ उठाकर एक नए राजवंश का शासन इस अंचल में प्रारंभ किया। इस अंचल को उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, जबकि इसके बाद जो वंश आया पांडु वंश, उन्होंने इसे कोसल नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये भी अनुमान लगाया जाता है जब इतना बड़ा ये राजवंश रहा तो इस एरिया को क्यों नाम नहीं दिया। ठीक है, इसके पश्चात जो वंश आया उन्होंने तो इसको कौशल कहा, लेकिन सरबपुर के जो राजा है, सरबपुर के जो शासक हुए, उन्होंने इस प्रकार का नाम क्यों नहीं दिया। ठीक है, ऐसा एक जो है इतिहासकार जो अनुमान लगाते हैं, अगर इतना बड़ा साम्राज्य रहा होगा इनका तो नाम तो देना चाहिए था। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी सरबपुरियों ने ताम्रपत्रों में अपने को परम भागवत लिखा है। ठीक है, तो ये सरबपुरी जो है कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने अपने आप को क्या लिखा है, परम भागवत लिखा है। वे संस्कृत और ब्राह्मणों को महत्ता देते थे, मतलब संस्कृत भाषा को और ब्राह्मणों को जो है महत्ता देते थे। ठीक है, राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था मगर तानाशाह नहीं था। ठीक है, पूर्वी राष्ट्र शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि प्रशासन के दो प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, प्रशासन के कितने केंद्र थे, दो प्रमुख केंद्र थे, एक सीधे जो राजा के अधिकार में था और दूसरा उसके निकट संबंधी के अधिकार में होता था। मतलब दो क्षेत्र होते थे यहाँ, एक जो राजा डायरेक्ट जहाँ शासन करता था, राजा के अधिकार में होता था, और दूसरा जो वहाँ किसी को नियुक्त कर देते थे। ठीक है, तो दो क्षेत्र को या दो प्रमुख केंद्र को ये प्रशासन की बताते हैं। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ठीक है, भोग या भुक्ति को वर्तमान के तहसील का पर्यायवाची कह सकते हैं या तहसील से संबंध बता सकते हैं। आहार का मतलब होता है वर्तमान का जो जिला है। ठीक है, जिले के समान होता था आहार उस समय, तो ग्राम, भोग मतलब तहसील, और आहार का मतलब होता है जिला अभी के समय का। ठीक है, तो पर्यायवाची माने जा सकते हैं। सरबपुरियों की राजमुद्रा गजलक्ष्मी थी, याद रखेंगे सरबपुर की राजमुद्रा क्या थी, गजलक्ष्मी थी, जो ताम्रपत्र व सिक्कों में आपको छपा हुआ मिलेगा, उत्कीर्ण आपको दिखाई देगा। जयराज ने अपने नाम के पूर्व महा लगाया, जयराज ने क्या लगाया, अपने नाम के पूर्व महा लगाया, उसका उल्लेख महाजयराज के रूप में होता है। ठीक है, इस परंपरा का पालन इसके बाद के जितने भी शासक आए वो सबने किया, तो जैसे महादुर्गराज, महासुदेवराज, महाप्रवर राज आदि। ठीक है, सर्वाधिकारीकृत सामंत आदि बड़े अधिकारी क्योंकि पद का नाम उल्लेख ताम्रपत्र देखने को मिलता है, मतलब सर्वाधिकारीकृत मतलब सभी चीजों का अधिकार रखने वाला। ठीक है, ऐसे अधिकारी का जो नाम है वो ताम्रपत्र में देखने को मिलता है। ताला में प्राप्त विशाल प्रतिमा को डॉक्टर P.L. मिश्रा सरबपुरी शासकों द्वारा निर्मित कराया मानते हैं। तालाग्राम में जो आपको जो रुद्र शिव की प्रतिमा मिलती है उसको सरबपुरी शासकों द्वारा निर्मित कराया मानते हैं। डॉक्टर अजय शास्त्री ने लेखक के साथ तालाग्राम में स्थित मूर्ति का अवलोकन कर इसे सदाशिव की मूर्ति जो है बतलाया है। ध्यान रखेंगे, मूर्ति जो दिख रहा है इसको क्या कहा है, सदाशिव की मूर्ति कहा है, रुद्रशिव प्रतिमा कहा है। सरब वंश का शासन, इनके शासनकाल में दक्षिण कोसल आर्य सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था, या यूं कहे अनार्य और सभ्यता और संस्कृति के मध्य, अनार्य जो है सभ्यता और संस्कृति के मध्य आर्य सभ्यता का द्वीप था। ठीक है, इस राजवंश को इतिहासकारों का एक वर्ग अमरार्य कुल के नाम से भी बताता है, मगर इस पर सर्वसम्मति नहीं बनी है। मतलब जो सरबपुरी वंश है इसको अमरार्य कुल भी कहा जाता है, लेकिन अभी भी इसमें इतिहासकार जो है एकमत नहीं है। इस वंश की स्थापना सरराज ने की थी, यद्यपि उसका कोई शिलालेख या ताम्रपत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मगर उसके बाद के जो शासक हुए नरेंद्र, उसके पीपरदुला जो ताम्रपत्र है, जो दान पत्र है, वहां से ज्ञात होता है कि वह सरब का पुत्र था। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि सरब राज जो है प्रथम शासक है और उन्होंने ही सरबपुर की स्थापना की थी। यह दान पत्र राजधानी सरबपुर से जारी किया गया था। संस्थापक राजा ने अपने नाम पर जो है राजधानी का नामकरण किया हुआ था। ठीक है, सरबराज ने अपनी योग्यता, साहस और शौर्य से राजत्व का पद प्राप्त किया था। ठीक है, उसको कोई भी जो ये क्षेत्र है अपने पिता से नहीं मिला था, या इसके परिवार में ऐसे कोई योग्य शासक नहीं थे जो इतना बड़ा साम्राज्य इसको दे दे। ये जो साम्राज्य है अपनी योग्यता, साहस और शौर्य की बदौलत ही इन्होंने प्राप्त किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार महेंद्र गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा पहले परास्त किया गया, फिर कोसल पर शासन करने के लिए फिर से स्थापित किया। यह असंभव नहीं लगता कि समुद्रगुप्त के पश्चात कोसल गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया
गया होगा। सरबपुरी राजवंश के शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश ताम्रपत्र सिक्के सरबपुर से जारी हुए थे। इस वंश को सरबपुर के राजा या सरबपुरी वंश के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। लेखक का विचार है कि महेंद्र सरबराज का पुत्र, नरेंद्र का बड़ा भाई तथा सरबपुरी वंश से संबंधित था। ठीक है, महेंद्र को सरबपुरी वंश का बताया गया है। अब बात करते हैं सरबराज के बारे में। सरबराज राजवंश का संस्थापक था। इसके नाम पर ही राजवंश का नाम और राजधानी का नामकरण हुआ। संभावना व्यक्त की गई है कि वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम का सामंत था और 435 ईस्वी में प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात प्रवरसेन के पुत्रों में साम्राज्य विभाजन को लेकर जो है क्या हो गया, लड़ाई होने लगी। उसी का जो है ये फायदा उठाया और फायदा उठाकर जो है इन्होंने स्वतंत्र एक वंश की स्थापना की। दक्षिण कोसल में अपना एक स्वतंत्र वंश की स्थापना की जिसको सरब राजवंश के नाम से जानते हैं या सरबपुरी वंश कहते हैं। पुरातन राजधानी को जो भी नाम रहा होगा उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया और उसको क्या कह दिया, सरबपुर कह दिया। अपने नाम के इन्होंने सिक्के भी जारी करवाए। इन सिक्कों पर पहली बार प्राकृतिक स्थान पर जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो जानते हैं संस्कृत भाषा से ही प्राकृत भाषा आया था। ठीक है, फिर पुनः इन्होंने क्या किया, अब जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग जो इन्होंने चालू कर दिया। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी लिखते हैं, यह सरबराज एक स्वतंत्र शासक है, अपने नाम पर नगर बसाता है, अपने सिक्के प्रचारित करता है। प्रतीत होता है कि सरबराज ने अपने बाहुबल से महानदी के संपूर्ण उत्तरी भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर तथा रायगढ़ जिले के अधीन, इसके अधीन था। मतलब सरबपुरी जो क्षेत्र है अगर हम बात करें वो कहाँ तक है समझो, तो वो है महानदी के उत्तरी भूभाग पर, या बोल सकते हैं बिलासपुर तथा रायगढ़ जिले तक ये है। ठीक है, सारंगगढ़ वाला जिले भी इसमें आता है। बहुत दूर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा महेंद्र, सरबराज के बाद आता है राजा महेंद्र। राजा महेंद्र के बारे में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से जानकारी हम देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त सदृश सम्राट की अधीनता स्वीकार करने की पेशकश करता है, जिसको महेंद्र ने अस्वीकार कर दिया और महेंद्र ने अपने वीर दबंग और न झुकने वाले तथा जुझारी व्यक्तित्व को सिद्ध किया। ठीक है, महेंद्र जरूर लड़ाई करते हुए परास्त हुआ, उसे कैद कर लिया गया, बाद में उसे छोड़ भी दिया गया और उसे कौशल पर राज्य करने दे दिया गया। पुत्र विहीन होने के कारण उसका छोटा भाई नरेंद्र राजगद्दी पर बैठा और इस वंश परंपरा को आगे इन्होंने बढ़ाया। ठीक है, देखो यहाँ जो है इस डायग्राम को देखेंगे, आपको जो की पॉइंट है आपको मिल जाएगा। अधीनता से इनकार कैसे किया, युद्ध में हार हुआ, उत्तराधिकार हुआ, है ना, ध्यान रखेंगे। अब राजा महेंद्र की बात करते हैं। महेंद्र के बाद नरेंद्र आता है ना। महेंद्र जो है उसका कोई भी पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए उसका भाई नरेंद्र जो है शासक बनता है। नरेंद्र के बारे में जानेंगे। महाराज नरेंद्र सरबराज का पुत्र था। अपने शासन के तीसरे वर्ष में इन्होंने पीपरदुला ताम्रपत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने को सरब का पुत्र बतलाया। नरेंद्र ने सरब से प्राप्त राज्य का विजय अभियानों द्वारा विस्तार किया। इन्होंने सरबपुर को और बड़ा किया। विजय, स्कंद, वार, कुरुद जैसे शब्दों से स्पष्ट होता है कि सैन्य अभियानों के द्वारा विजय प्राप्त कर स्थानों से ताम्रपत्र इन्होंने जारी किया था। ताम्रपत्र में उसने अपनी सील में, है ना, लिखवाया है कि खड़ग धारा जितु भवे, मतलब खड़ग मतलब तलवार की धार से संपूर्ण संसार को जीतने वाला इनके बारे में कहा गया। सेम जो लाइन है आपको जाजल्य देव के बारे में भी मिलेगा देखने को। ठीक है, सेम लाइन जो है जाजल्य देव में भी देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। उनको भी कहा गया है कि जो है तलवार की धार पर संपूर्ण संसार को जीतने वाला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रिपु शासीन का अर्थ होता है शत्रु को अनुशासित रखा। कहने का मतलब जो भी इनके साथ लड़ाई करने आया था, एक बार युद्ध में हार गया, उसके बाद दोबारा उन्होंने हिम्मत नहीं की इनसे लड़ाई करने की। ठीक है, तो रिपु शासीन का अर्थ होता है शत्रु को अनुशासित रखा है। स्पष्ट करता है कि उसके शत्रु पराजित होने के पश्चात इसके विरुद्ध अकेले या संयुक्त रूप से कार्यवाही करने का प्रयत्न नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार से सरब से प्राप्त राज्य का विस्तार उन्होंने किया। मतलब कहने का मतलब है कि जो नरेंद्र है वो बहुत ताकतवर शासक था, इसीलिए इसके जो शत्रु है एक बार इससे परास्त हो गए, उसके बाद कभी भी गुटबंदी करके भी जो है उन्होंने इनसे लड़ाई करने की नहीं ठानी। ठीक है, यह विस्तार रायपुर के राजीव महासमुंद क्षेत्र, शिवरी नारायण, सारंगगढ़ के क्षेत्र के अलावा उड़ीसा स्थित संबलपुर क्षेत्र के
सोनपुर तहसील स्थित क्षेत्र तक था। ठीक है, मतलब इन्होंने देखो अपना साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला लिया। अभी तो केवल आप जो है बिलासपुर रायगढ़ वाला क्षेत्र पढ़े थे, अब जो है रायपुर जिला भी आ गया, महासमुंद आ गया। ठीक है, सारंगढ़, उड़ीसा, संबलपुर का क्षेत्र जो है इसके शासन में जो है मतलब राज्य में जो है सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद जस्ट इसके बाद और शासक आएगा, उन्होंने इसका जो साम्राज्य वो मुंगेली जिला और उसके आगे जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ तक जो है वो लेकर चले जाते हैं। मतलब सरबपुरी का साम्राज्य जो है, सरबपुरी वंश का जो साम्राज्य विस्तार है वो बहुत ज्यादा था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महाप्रतापी गुप्त अभी भी उत्तर भारत में राज कर रहे थे। गुप्त साम्राज्य है ना, गुप्तों का शासन कहाँ था, उत्तर भारत में था। नरेंद्र ने उनसे पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं किया, मतलब उनसे दुश्मनी नहीं लिया, अभी भी उनके साथ मधुर संबंध ये बना के रखा। नरेंद्र वैष्णव धर्म का अनुयायी था। रावण प्लेट में, जो बिलासपुर के रावण प्लेट में उसे परम भागवत लिखा गया है। ठीक है, मुद्राओं पर गज विसिक्त लक्ष्मी, मतलब हाथी के सूंड से जो है ऐसे जल छिटते हुए लक्ष्मी के ऊपर जो जल चढ़ाते हुए आपको दिखाई देता है ना जो चित्र। ठीक है, तो हाथी जो सूंड उठाकर लक्ष्मी को स्नान करा रहा है, अभिषेक करा रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं गज विसिक्त लक्ष्मी। उनके सूंड से में जल के पात्र का अंकन मिलता है, मतलब इनकी मुद्राओं पर क्या बना हुआ है, गजाभिषिक्त लक्ष्मी बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये लाइन डायग्राम है जिसमें आपको पूरा दिख जाएगा। राज्य का उत्तराधिकार कौन होता है, नरेंद्र अपने पिता के से राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करता है। विजय अभियान, नरेंद्र ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करता है, क्षेत्र विस्तार करता है। नरेंद्र ने रायपुर, संबलपुर जैसे जो क्षेत्रों को जोड़कर राज्य का विस्तार करता है। गुप्तों के साथ ये जो है मधुर संबंध बनाए के रखता है। अगर धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म का पालन करता है, धार्मिक प्रतीकों को अपनाता है। ठीक है, चलिए, नरेंद्र ने अपने को अभिलेखों में न तो गुप्त संवाद का प्रयोग किया, न ही कोई नया संवाद चलाया। गुप्त संवाद के प्रयोग से गुप्तों की अधीनता का संदेश मिलता। इसमें कोई दो मत नहीं है कि किसी न किसी रूप में गुप्तों का प्रभाव दक्षिण कोसल पर बना हुआ था, अन्यथा महेंद्र द्वितीय तथा विक्रमादित्य को कोसली प्रकार के सिक्कों का प्रचलन इस क्षेत्र में न हुआ होता। ठीक है, महेंद्र नाम का वर्णन देखने को मिलता है, और तो महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य कोसली प्रकार के सिक्के इनके मिले हुए हैं। ठीक है, अगर अगर गुप्तों का प्रभाव दक्षिण कोसल में नहीं होता तो ये सिक्के भी यहाँ हमको नहीं प्राप्त होता। नरेंद्र ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में कुरुद महासमुंद के पास से एक ताम्रपत्र जारी किया। इस आलेख से स्पष्ट है कि महाराजा नरेंद्र का शासन लंबा था, उन्नति और उत्कर्ष का था। इन्होंने लगभग 25 से 30 साल तक शासन किए। अपने शासनकाल के 24वें वर्ष तक यह आलेख स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि नरेंद्र का शासनकाल रजत जयंती पूरी रहा होगा, मतलब ये 25 वर्ष से ज्यादा शासन किया होगा। नरेंद्र का 24वें वर्ष से अधिक का शासन काल विजयों, विस्तार और वैभव का था। छत्तीसगढ़ के विशाल भूभाग के अलावा वर्तमान उड़ीसा के कुछ भागों पर नरेंद्र का शासन बना हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रसन्न मात्र। नरेंद्र के पश्चात प्रसन्न मात्र राजगद्दी पर बैठता है। इसका नरेंद्र से क्या संबंध था यह स्पष्ट नहीं हो पाता। प्रसन्न मात्र का पुत्र महाजयराज तथा पौत्र महासुदेवराज था। ठीक है, ये इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा, तो जयराज का अमोरा ताम्रपत्र से इसकी जानकारी हमको देखने को मिलता है। प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के किसी भी राज्य तथा राजा की समृद्धि के सूचक होते हैं। दक्षिण कोसल उस समय समृद्ध था, यह सिक्कों से प्रमाणित होता है। उड़ीसा के कटक क्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र के चांदा क्षेत्र तक प्रसन्न मात्र ने सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी लिखते हैं, मल्हार स्थित टकसाल से इन सिक्कों को निर्मित किया गया है। यह पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग करते हैं, मतलब इन सिक्कों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग हुआ है। सिक्कों के ऊपरी भाग के केंद्र में गरुड़ तथा दोनों किनारों पर शंख चक्र का अंकन किया गया है। नीचे भाग में श्री प्रसन्न मात्रा लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे सिक्के में क्या क्या अंकन है, गरुड़ और दोनों किनारों पर शंख और चक्र, और नीचे पर श्री प्रसन्न मात्रा लिखा हुआ है। 116 से अधिक सिक्के प्रसन्न मात्रा के हमको प्राप्त हुए हैं। प्रसन्न मात्र ने सरब और नरेंद्र की भांति गुप्तों की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद आते हैं सरब, इसके बाद आते हैं जयराज। जयराज का शासनकाल देखेंगे। प्रसन्न मात्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जयराज उसका उत्तराधिकारी बना। उसे कई स्थानों पर महाजयराज भी लिखा गया है। जयराज ने अपने पैतृक साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। जयराज का ताम्रपत्र मल्हार से हमको प्राप्त हुआ है। दक्षिण कोसल का अधिकांश भाग जयराज के अधीन था।
जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग, पश्चिम उड़ीसा का क्षेत्र भी सम्मिलित था। महाजयराज वैष्णव धर्मावलंबी था। उसकी राज मुद्राओं पर गजलक्ष्मी का अंकन हमको प्राप्त होता है। अपने ताम्रपत्रों में उसने अपने को परम भागवत लिखा था। ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन सरबपुरी राजवंश करते थे। ठीक है, संपराज है ना, जो जयराज है उसी को संपराज भी लिखा हुआ है। तो संपराज भुक्ति के अंतर्गत आने वाला ग्राम, राज्य ग्राम को विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को दान में इन्होंने दिया हुआ था, याद रखेंगे। तो संपराज भुक्ति के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम, राज्य ग्राम है, उसको विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को इन्होंने दान में दिया हुआ था। मतलब इसी जयराज को यहाँ संपराज बताया हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो संपराज के रूप में इसका उल्लेख मिलता है, बट एक्चुअल में जयराज ने संपराज भुक्ति ऐसा लिखा हुआ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बस यहाँ याद रखेंगे। इन्होंने जो है एक ग्राम जो है विष्णु स्वामी नामक जो ब्राह्मण को दान में दिया हुआ था। आरंग ताम्रपत्र में पूर्व राष्ट्र शब्द स्पष्ट करता है कि जयराज का साम्राज्य बढ़ गया था। उसे दो भागों में बांटा था, एक पूर्व और पश्चिमी राष्ट्र। ठीक है, जिसको वो दो भागों में बांटा था, एक को पूर्व राष्ट्र बोलता था और दूसरे भाग को पश्चिमी राष्ट्र से संबोधित करता था। ठीक है, अब इसके बाद जो उत्तराधिकार कौन बनेगा या कौन शासक अगला शासक बना, मतलब कौन सा जो नाम का राजा है इसका उत्तराधिकार हुआ, इसको लेकर मतभेद की स्थिति है। ठीक है, प्रसन्न मात्र के बाद कौन शासक हुआ, इस पर भी मतभेद है। मान मात्र दुर्गराज नामक व्यक्ति के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। बालचंद्र जैन व डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जयराज, मनमात्र और दुर्गराज को एक ही व्यक्ति के तीन नाम मानते हैं। अजय मिश्रा शास्त्री व पीएल मिश्रा मानमात्र उर्फ दुर्गराज लिखते हैं और इसे अलग अलग शासक बतलाते हैं। जयराज की संभवतः कोई संतान नहीं थी, उसका साम्राज्य उसके भाई मनमात्र को मिला होगा। प्रसन्न मात्र के पुत्र के रूप में उसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। मानमात्र ही दुर्गराज के नाम से उल्लेखित है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी की मान्यता है कि दुर्ग नामक शहर की स्थापना दुर्गराज द्वारा अपने नाम पर की गई थी। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार दुर्ग का संबंध शिव दुर्ग नामक शासक से है। अजय मिश्रा शास्त्री भी ऐसा ही मानते हैं। मानमात्रा का कोई आलेख प्राप्त नहीं हुआ और न ही इसके कोई भी सिक्के हमको प्राप्त हुए। ठीक है, तो एक ही नाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, जो नाम है मनमात्र दुर्गराज। ठीक है, ये नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि एक ही व्यक्ति के अलग अलग व्यक्ति है, इसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत है। ठीक है, उसको आप जान सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद महासुदेवराज जो है शासन करता है। सरबपुर के राजाओं में महासुदेवराज के ही सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुए। याद रखेंगे, सरबपुरी वंश पे सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके हैं, तो महासुदेवराज के। सुदेवराज के रूप में भी इसका विवरण हमको देखने को मिलता है। यह प्रसन्न मात्र का पौत्र व मन मात्र का पुत्र था। महासुदेवराज के 6 ताम्रपत्र सरबपुर से और 2 ताम्रपत्र जो है सिरपुर से प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं सिरपुर जो है उप राजधानी रही होगी। इससे स्पष्ट होता है कि सिरपुर जो है दूसरी राजधानी या उप राजधानी रही होगी, उसको उप राजधानी का या दूसरी राजधानी का दर्जा मिला होगा। सुदेवराज का आरंग पर अधिकार था। यह आरंग से प्राप्त अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। राज्य की रक्षा के लिए सिरपुर को दूसरी राजधानी बनाना आवश्यक था, जिससे दक्षिणी भाग की सुरक्षा हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि महासुदेवराज को वृद्धावस्था में राज्य मिला था। सिरपुर को महत्ता देने वाले सुदेवराज ही थे। याद रखेंगे, सिरपुर को किसने महत्ता दी थी, सिरपुर के महत्व को किसने बताया था, तो महासुदेवराज या सुदेवराज। डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री लिखते हैं कि उन्हें सिरपुर का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, मतलब जो महासुदेवराज है उसका संस्थापक किसको माना जाता है, सुदेवराज को माना जाता है। ठीक है, तो सुदेवराज जो है सिरपुर का संस्थापक है। ये कौन लिखा है ये बात लिखे डॉक्टर अजय मित्र शास्त्री ने। इंद्रबल नामक व्यक्ति का उल्लेख सर्वाधिकारीकर्ता के रूप में मिलता है। मतलब जो इंद्रबल है इसको सभी प्रकार का अधिकार मिला हुआ था, ऐसा ये पद पर बैठा हुआ था। ठीक है, ये पांडु वंशी राजा उदयन के पुत्र के रूप में इसकी पहचान की गई है। लगता है कि इंद्रबल सरबपुरियों के दरबार में दरबारी की हैसियत से ही आगे बढ़ा होगा और काफी महत्वपूर्ण पदाधिकारी ये बन गया होगा। रायपुर से प्राप्त ताम्रपत्र में भी पूर्व राष्ट्र का उल्लेख देखने को मिलता है। यह पूर्व राष्ट्र हमारे विचार से जिस पर हम सहमत है कि संबलपुर का क्षेत्र होगा, जो कोसल कहलाता है। मतलब इतिहासकार कहते हैं कि ये जो पूर्व राष्ट्र है ये संबलपुर वाला ही क्षेत्र है जो कोसल
कहलाता है। ठीक है, चलिए ये लाइन डायग्राम आप देखेंगे, यहाँ से आप जो है बाकी चीज़ों को क्विक रिवीजन के तौर पर याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं महाप्रवर राज। सुदेव राज के पश्चात सरब वंश का शासक उसका छोटा भाई प्रवर राज हुआ। सरबपुर के स्थान पर उसने अपने भाई द्वारा स्थापित सिरपुर को राजधानी बनाया। मानमात्र का पुत्र, ऐसा उसने अपने ताम्रपत्रों में बतलाया। मतलब जो महाप्रवर राज था कौन था? मनमात्र का पुत्र था। सुदेव राज के समय जब सरबपुर राज्य पर भीमसेन द्वितीय ने आक्रमण किया था, तब प्रवर राज ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए उसे हटाने में किया था और अपने भाई द्वारा सिरपुर में गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। मतलब प्रवर राज को सुदेव राज ने क्या किया था, है ना, इसको जो है नियुक्त, मतलब गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। ध्यान रखेंगे, मतलब जो प्रवर राज है वो सिरपुर में गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। सरबपुर पर सुरबल ने अधिकार कर लिया, जिसे लड़ाई में परास्त कर प्रवर राज ने पुनः ही प्राप्त किया। ठीक है सर, जो सरबपुर है उस पर सुरबल, जो पांड्य वंशी शासक है सुरबल, उसने अधिकार किया था और उससे लड़ाई लड़कर जो है प्रवर राज अपने एरिया को पूरा पुनः जो है वापस लेता है। ठीक है, अपने भाई व्याघ्रराज को सरबपुर में शासन व सुरक्षा के लिए तैनात किया। कुछ समय पश्चात ही सुरबल के पराजय का बदला इंद्रबल ने ले लिया। ठीक है, जो सुरबल को पराजित किया हुआ था किसने? प्रवर राज ने। इसका बदला कौन ले लिया? फिर से पांडुवंशी शासक इंद्रबल ने ले लिया और सरबपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस बात की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो इंद्रबल का मलगा, जो बिलासपुर का जो ताम्रपत्र है, वहां से हमको इस बात की जानकारी मिलती है। इंद्रबल ने दक्षिण कौशल में पांडुवंश की स्थापना की और इंद्रपुर नामक शहर बसाया, जिसको वर्तमान में खरौद के नाम से हम जानते हैं। प्रवर राज भागवत धर्म का अनुयायी था। परम भागवत अपने को उन्होंने लिखवाया है। मन मात्र का पुत्र अपने आप को वह बतलाता है। पांडुवंशियों से सरबपुरियों का एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है सरबपुरी वंश पूरी तरह से पराजित हुआ और पांडु वंश का उदय हुआ। ठीक है, और यही पांडु वंश सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आप पांडु वंश और सोमवंश को पढ़ेंगे। इतिहासकारों का अपना एक विचार है। सरबपुरी शासकों का काल दक्षिण कौशल के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर PL मिश्रा के अनुसार एक उल्लेखनीय बात जो हमें यहाँ खटक रही है कि इन सरबपुरी शासकों ने इस अंचल या प्रदेश को कोई नाम क्यों नहीं दिया? जब ये इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना दिनों तक इन्होंने शासन किया, इतने बड़े बड़े शासक जब हुए, तो उन्होंने इस क्षेत्र को कोई अलग से नाम क्यों नहीं दिया, जिसे आज हम छत्तीसगढ़ और प्राचीन काल में कौशल कहते थे। विशेष रूप से जब हम पांडुवंशी शासकों के ताम्रपत्रों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने आप को कौशलाधिपति या सकल कौशलाधिपति जैसे उपाधियों से विभूषित करते हैं। इस प्रकार की बातें हमको जो है सरबपुरी शासकों में क्यों देखने को नहीं मिलती? ठीक है, ऐसी बात किसने कहा है? इतिहासकारों ने कहा है। भाई जब कोई वंश इतना बड़ा था तो वो भी तो कहीं ना कहीं अपने आप को कोई अधिपति के रूप में अपने आप को संबोधित करते, तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? ठीक है, सरबपुरी शासकों का नामकरण। ठीक है, सरबपुरी शासकों ने इस अंचल प्रदेश को कोई नाम क्यों नहीं दिया, इस पर मतभेद है। ठीक है, और जो उसके पश्चात जो वंश आया पांडुवंश, उन्होंने अपने आप को क्या कहा है? कौशलाधिपति या सकल कौशलाधिपति जैसे उपाधियों से विभूषित किया है। चलिए अब सरबपुर की पहचान करते हैं कि सरबपुर कहाँ है। अलग अलग मतभेद है, आज तक पता नहीं चला है कि सरबपुर कौन से एरिया को कहा जाता है। सरबपुर की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहले तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आरवी से, फिर संबलपुर से करने का किया। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल ने सिरपुर को ही सरबपुर बतलाया। सिरपुर और सरबपुर दोनों स्थानों से ताम्रपत्र जारी हुए थे, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों दो अलग अलग शहरों के नाम थे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने उड़ीसा स्थित सरबगढ़ से इसका तारतम्य जोड़ा। शिवरी नारायण के पास महानदी के तट पर स्थित सरवा नामक स्थान को श्री पांडे, लोचन प्रसाद पांडे ने सरबपुर बतलाया। M दीक्षित सरबपुर को सिरपुर के पास मानते हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी लिखते हैं कि मल्हार ही सरबपुर था। मल्हार ही प्राचीन शहर सरबपुर था तथा सरबराज ने कौशल की इस प्राचीन राजधानी को पुनः नामांकित कर सरबपुर कहना प्रारंभ किया। डॉक्टर पांडे के अनुसार छत्तीसगढ़ में मात्र 4 प्राचीन नगर हैं, मल्हार, सिरपुर, राजिम और आरंग। राजधानी के रूप में इन्हीं 4 नगरों पर विचार हो सकता है।
सिरपुर का अंतिम सरबपुरी नरेश प्रवर राज था। राजीव प्राचीन नगर है, मगर यह धार्मिक राजनीति से दूर क्षेत्र है। आरंग राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन सरबपुरी वंशियों के समकालीन ऋषि कुल तुल्य राजवंश की राजधानी थी। इसकी संभावना को भी समाप्त करना होगा। अब बाकी रह जाता है मल्हार। तो कहते हैं कि मल्हार ही क्या था, सरबपुर था। ठीक है। सातवाहन, मेघ तथा मित्र शासकों के समय मल्हार इन राजवंशों की राजधानी गौरव प्राप्त किया। ठीक है। वाकाटक नरेश प्रवर सिंह प्रथम के आक्रमण से मल्हार अपना वैभव खो दिया। सत्ता का जो शून्य यहाँ स्थापित हुआ उसका लाभ सरब राज ने उठाया तथा सरबपुरी राजवंश की स्थापना की। मल्हार को नया रूप देकर पुनः नामकरण कर उसे सरबपुर नाम दे दिया। मतलब सरब राज के नाम पर उनको क्या नाम दे दिया गया, सरबपुर नाम दे दिया गया। अनुमान तथा प्रत्यक्ष तीनों ही प्रमाण मल्हार को राजधानी होने की पुष्टि करते हैं, ऐसा डॉक्टर श्याम कुमार पांडे का मत है। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा सिरपुर के आसपास ही सरबपुर की खोज करते हैं। सिरपुर के आसपास मीलों तक पुरातत्व की सामग्रियां पड़ी हुई है और कई तो पृथ्वी के गर्भ में पड़ गई। सिरपुर से कोई 10-11 किलोमीटर के अंतर एक किला है जो घने जंगलों के बीच में है। हो न हो यह सरबपुर हो सकता है। सरबपुर व सिरपुर अत्यंत करीब रहे होंगे, तभी तो सरबपुर का ताम्रपत्र सिरपुर में पाया जा रहा है। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो सिरपुर वाला एरिया है वही जो है आपको सरबपुर होने का दावा इन लोग करते हैं। ठीक है। खोज अभी भी जारी है। देखते हैं कि जो सरबपुर है वो कौन सा स्थल है, मल्हार है कि सिरपुर है। ठीक है। चलिए, ये रहा दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जो है लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी जो भी और मेरा वीडियो है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर आप जो है अवश्य रूप से देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।